हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम अध्याय 4 सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने आव्यूह बीजगणित के बारे में पढ़ा और यह भी देखा कि आव्यूह एक संख्या के रूप में मान प्राप्त नहीं करता, अर्थात आव्यूह एक संख्या से संबंधित नहीं होता था, किंतु हम यहाँ सारणिक की सहायता से किसी भी वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबंधित करा सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सारणिक उपयोग में आया कैसे। यदि हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, मान लीजिए पहला समीकरण a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1 और दूसरा समीकरण है a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। और हमने पिछले क्लास में इस दिए गए रैखिक समीकरण या समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखना भी सीखा है। अब जैसे मान लीजिए इस समीकरण निकाय को हमें आव्यूह रूप में ax इक्वल टू b के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ a क्या होता है? a क्या होता है? चर राशियों के गुणांक का मान। तो यहाँ आव्यूह a इस समीकरण निकाय से हमें आव्यूह a क्या प्राप्त हो जाएगा? a1 b1 और दूसरे रो में a2 एंड b2। और जो यहाँ x है उसमें हम चर राशि को लिखते हैं, तो यहाँ कितने चर का यूज़ हुआ है? दो चर x एंड y। और फिर तीसरा अवयव b जिसमें हम कांस्टेंट वैल्यू c1 एंड c2 को लिखेंगे। इस प्रकार से हमें अवयव रूप में हम लिख लिए। तो देखिए इस समीकरण निकाय को हम जब अवयव रूप में ax इक्वल टू b के रूप में लिखते हैं, जहां अवयव a1 b1 a2 b2 होता है। अब यदि हमें इस दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल की जांच करना है कि दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है कि नहीं, तो पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ चुका है कि यदि दिए गए दो रैखिक समीकरण अद्वितीय हल रखते हैं, तब उस स्थिति में हमने क्या देखा था कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होते b1 अपॉन b2 के। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, जब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1, या फिर इसी को हम और किस रूप में लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तब यही मान a1 b2 माइनस a2 b1 दिए गए अवयव a का सारणिक कहलाता है। और हम सारणिक को कैसे डिनोट करते हैं ये देखते हैं। और हम दिए गए यदि अवयव a है तो a के लिए सारणिक, अर्थात अवयव a के सारणिक को हम कैसे दर्शाते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a को ऐसे भी दर्शाते हैं। यहाँ ये मॉड्यूलस का साइन है, किंतु यहाँ हम इसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे,
यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में। यहाँ हमें जो मॉड का साइन दिख रहा है इसको हम मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसे हम डेल्टा के रूप में भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम सारणिक को परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए परिभाषित करते हैं। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल टू AIJ को एक संख्या, और वह संख्या वास्तविक भी हो सकता है या सम्मिश्र, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखोगे, हम किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान कब ज्ञात कर सकते हैं? जब वह क्या हो? वर्ग हो, चाहे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह हो या कोटि 3 का वर्ग आव्यूह हो, अर्थात हम किसी भी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से परिभाषा क्या हो गया कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, यदि मान लीजिए वह आव्यूह क्या है a इक्वल टू AIJ, को एक संख्या, चाहे वह वास्तविक संख्या हो या फिर सम्मिश्र संख्या, द्वारा संबंधित करा सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या से हम दिए गए वर्ग आव्यूह को संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा एक आव्यूह A दिया था, आव्यूह A का मान कितना था? A1 B1, जिसके पहली पंक्ति में A1 B1 थे और दूसरे पंक्ति में A2 B2, तो उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या था? A1 B2 माइनस A2 B1, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू यहाँ क्या प्राप्त हुआ था हमें? A1 B1 माइनस A2 B1, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1 B1 और A2 B2। और यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ ये आव्यूह नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, सारणिक का साइन है। तो सारणिक को हम 2 खड़े रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आव्यूह को सारणिक को कैसे दर्शाते हैं? देखा, डिटर्मिनेंट A से, या फिर डिटर्मिनेंट A को ऐसे भी दर्शाते हैं मॉड्यूलस लगा के, किंतु हम यहाँ पढ़ते समय मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस A या मॉड्यूलस ऑफ A नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A ही पढ़ेंगे, या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोटि 1 का एक आव्यूह दिया है। मान लीजिए कि यहाँ एक आव्यूह A है जिसकी कोटि 1 है, का सारणिक क्या होगा? का सारणिक का मान क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, यहाँ एक ही अवयव है तो इसके सारणिक का मान वही अवयव ही होगा A। ठीक है, अब मान लीजिए
कि अवयव ए कोटि 2 का एक वर्ग अवयव है, अर्थात A11 A12 A21 A22, तब हम अवयव ए के सारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सारणिक वाला साइन जो मॉड्यूलस के जैसा होता है, A11 A12 A21 A22, और इसका विस्तार करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? विस्तार कैसे होता है? विस्तार करते हैं तब A11 का मल्टीप्लाई A12 के साथ होता है, A21 का मल्टीप्लाई A12 के साथ होता है, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? A11 इंटू A22, फिर माइनस साइन आता है, फिर A21 इंटू A12, और हमने अभी पढ़ चुका है कि यह जो वैल्यू होता है ये क्या बताता है? दिए गए अवयव ए के सारणिक का मान, ठीक है, जिसे हम दर्शाएं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब इसका विस्तार किया जाता है तो ये इस रूप में प्राप्त होता है। अब उसी प्रकार से हम 3x3 के वर्ग अवयव के लिए भी देख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखोगे, अब मैं यहाँ बार बार बोलते भी जा रहा हूँ कि जो भी हम दिए गए अवयव का डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं या सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, वह हमेशा वर्ग अवयव के लिए ही लागू होता है और किसी अन्य अवयव के लिए लागू नहीं होगा। मान लीजिए यदि कोई अवयव रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, अर्थात उनके पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग है, तो इस स्थिति में हम उस अवयव के सारणिक का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यदि कोई अवयव हमें वर्ग रूप में दिया है, चाहे 2x2 हो या 3x3 या 4x4, उसी अवयव के हम सारणिक के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि यदि हमें एक कोई रैखिक समीकरण के निकाय का मान दिया है और उस रैखिक समीकरण निकाय के हल के अद्वितीयता की जांच करना है, अर्थात दिया गया रैखिक समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है कि नहीं, तो हम उसे सारणिक की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं 3x3 कोटि के अवयव के लिए सारणिक, या 3x3 कोटि के अवयव का सारणिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 3x3 कोटि का एक अवयव दिया गया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A33 and A32 and A33, यहाँ एक अवयव दिया है। अब ये 3x3 का है। अब इसी का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सारणिक। तो 3x3 कोटि के अवयव का सारणिक या अवयव ए का सारणिक भी इसे कह सकते हैं, या इंग्लिश में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हिंदी में अवयव ए का सारणिक। तो ए के सारणिक का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ फिर हम सारणिक का साइन लगाएंगे कि हम सारणिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 खड़े रेखा, ठीक है। और यहाँ जब हम अवयव के रूप में जब इसे दर्शाते हैं तो यहाँ ये क्या होता है? ये आयताकार ब्रैकेट के अंदर होता है वैल्यू, और यहाँ क्या होता है? 2 खड़े रेखा के अंदर, या जिसे हम मॉड्यूलस साइन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे, यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ इसे मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। कब? जब ये ए क्या हो, यहाँ अवयव हो, इस स्थिति में हम इसे
मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ठीक है, दोनों में अंतर नज़र आ रहा है ना, ये आव्यूह है और ये दिए गए आव्यूह का सारणिक है। ठीक है, तो सारणिक को हम दो खड़े लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और आव्यूह को हम बड़े कोष्ठक या फिर छोटे कोष्ठक के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब इस दिए गए आव्यूह का विस्तार। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका विस्तार करना है हम, तो इसका विस्तार कैसे करते हैं इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो इसका विस्तार कैसे करते हैं, यदि हम इसे किसके R1 के अनुदिश विस्तार करना चाहें, R1 मतलब यहाँ ये क्या है, R1, R2 और ये R3। अब मान लीजिए यदि मैं इसे किसके अनुदिश विस्तार करता हूँ, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए जब हमें ये 3x3 का आव्यूह ये सारणिक दिया है हमें, तो इसे हम चाहे तो R1 के अनुदिश भी विस्तार कर सकते हैं, R2 और R3, या फिर कॉलम 1 के अनुदिश भी, कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए भी। ठीक है, तो हम चाहे किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी कॉलम के अनुदिश हम सारणिक का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण या R1 के अनुदिश विस्तार, प्रसरण भी कह सकते हैं या फिर विस्तार भी कह सकते हैं। कैसे करते हैं, अब मैंने यहाँ क्या लिखा, R1 के अनुदिश विस्तार, R1 अर्थात पहला रो, पहला पंक्ति, तो R1 का पहला अवयव क्या है, A11, तो A11। ठीक है, यहाँ A11 लिखेंगे। अब A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसे छोड़ देंगे, इस पंक्ति में है R1, ठीक है, A11 R1 पंक्ति में है और पहले कॉलम में है C1 C2, है ना, पहले कॉलम में है, तो हम A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसे छोड़ देंगे, तो क्या दिख रहा है, A22, A23 एंड A32 एंड A33। ठीक है, तो उसे हम लिख लेंगे सारणिक के अंदर, तो A22 एंड A23 एंड A32 और A33। ठीक है, जिसे हम उप सारणिक भी कहते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे, अब पहले पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है, A12, तो देखेंगे किस स्थान पर है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, और हम पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को जोड़े, अर्थात 1 + 3 इनमें 1 + 2, तो क्या आएगा 3। ठीक है, और यहाँ 1 + 1 अगर जोड़ें हम तो क्या आता है 2। तो एक चीज़ याद रखोगे, हम जब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम विस्तार करते हैं, तो जैसे कि यहाँ हम पहला अवयव लिखे A11, ये किसी स्थान पर था, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात यहाँ I का मान भी 1 था, J का मान भी 1, और हम I + J अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को जोड़ते हैं, और यदि यहाँ इवन नंबर आता है तब हम प्लस साइन लगाते हैं, और ऑड नंबर आता है तो माइनस साइन, अर्थात दो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या का योगफल अगर सम संख्या आता है तो हम सामने में प्लस साइन लगाएंगे, और विषम संख्या आता है तो सामने में माइनस साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हम 1 + 1 जोड़े 2 आया, 2 क्या है, सम संख्या, तो यहाँ सामने में प्लस साइन आया। अब दूसरा देखिए, यहाँ 1 + 2 जोड़ेंगे, ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो 1 + 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। ये क्या है, विषम संख्या है, इसलिए सामने कौन सा साइन आ जाएगा, -A1 2। अब हम यह जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में है उसे छोड़ देंगे, तब हमें क्या दिखाई देगा,
A21 A31 एंड A23 एंड A33, तो उसे ही हम उपसारणिक में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा A21 A31 A23 A33, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अवयव कौन सा है पहले पंक्ति का, A13, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा 4, अर्थात सामने में कौन सा साइन आएगा प्लस, तो A13। अब इसके उपसारणिक के मान लिखेंगे हम। A13 के उपसारणिक का मान क्या होगा, ये जिस स्तंभ में है उसे छोड़ देंगे और जिस पंक्ति में है उसे छोड़ देंगे। तो क्या कौन सा अवयव दिख रहा है हमें, A21 A31 एंड A22 एंड A32, यही दिखा ना। इस पंक्ति को छोड़ेंगे इस स्तंभ को, क्या हो जाएगा A21 A22 A31 एंड A32। तो इस प्रकार से हम इसे आगे फिर से विस्तार करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा A11 इंटू A22, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A22 का A33 से, फिर माइनस साइन और A32 भी लिख सकते हैं या 23 जैसा भी, A32 इंटू A23, फिर माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A231 इंटू A23, उसी प्रकार आगे प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस साइन A31 इंटू A22। तो इस प्रकार से हम सारणिक 3x3 के सारणिक का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x3 कोटि के सारणिक का विस्तार करने पर हमें यह प्राप्त होता है। तो आइए हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ हमें 2x2 कोटि के सारणिक का मान दिया है, अब इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब दिए गए सारणी को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 2 4 -1 2 लिखा। अब हम 2x2 कोटि के सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 4, देन हमें क्या प्राप्त होगा 2 दूनी 4 माइनस और यहाँ -4, तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 8। उसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। सारणिक में दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन, फिर उसके बाद साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब हमें आगे क्या प्राप्त होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब आइए 3x3 कोटि के सारणिक को हम विस्तार करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमें 3x3 कोटि के सारणिक का मान दिया है, अब इसे विस्तार करना है। अब जैसे अब हम इसे R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर तब हमें क्या प्राप्त होगा, पहला अवयव लिखे हम 1। अब इसके उप सारणिक का मान क्या होगा, ये जिस स्तंभ में है जिस पंक्ति में उसे छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 0 1 0, तो 3 0 1 0, फिर कौन सा साइन माइनस साइन 2, क्योंकि 2 कौन से स्थान पर है, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद इसके उप सारणिक का मान क्या होगा, इसे और इसे छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें -1 4
0 0, फिर प्लस साइन 4। अब 4 के उपसारणी का मान क्या होगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो -1 3 एंड 4 1। अब इसे आगे सॉल्व करो, 1 इंटू 3 इंटू 0 0 -0, 1 इंटू 0 0, -2 -1 इंटू 0 0 और -4 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू -1 इंटू 1 -1, फिर माइनस साइन और 4 इंटू 3 12। तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -13। तो यहाँ 0 -0 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन, फिर 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा -52। अब देखिए हमें अगले सवाल में क्या दिया है कि सारणिक जिसके अवयव है -6 2 3 m इक्वल टू 18 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -6 2 3 m इक्वल टू हमें कितना दिया है 18, और ये 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक है तो हम इसे कैसे विस्तार करते हैं, -6 मल्टीप्लाई m और 3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा -6m, फिर बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 18, फिर -6m इक्वल टू यहाँ 18 प्लस 6 और m इक्वल टू 18 प्लस 6 24 अपॉन -6 इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। तो हमें यहाँ m का वैल्यू क्या मिल जाएगा -4। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को सारणिक क्या होता है, यह कैसे उपयोग में आया, 2 क्रॉस 2 अवयव के सारणिक का विस्तार कैसे ज्ञात करते हैं और 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, या 3 क्रॉस 3 अवयव के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दिया है। आप लोगों का आज का होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस है सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।